आइए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं एक साइंस के टॉपिक को जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। तो फ्रेंड्स देखिए, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल की दिशा उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। तो इसी बल को कहा जाता है क्या? अभिकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो उस पर एक बल लगेगा उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। या ऐसे समझिए कि वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ती है और जिसकी दिशा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है? तो इसके लिए समझिए कि जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ती है तब क्या होता है कि फ्रेंड्स उसे भी उस मोड़ से गुजरने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ती है। और वह जो अभिकेंद्रीय बल होता है तो उस गाड़ी को प्राप्त होता है जो सड़क होती है, सड़क और उस गाड़ी के टायरों के बीच के जो घर्षण बल होता है बीच में, उसके द्वारा। अब कभी कभी क्या होता है कि सड़क गीली हो जाती है और सड़क पर कभी कभी बर्फ़ जम जाए अगर पहाड़ी इलाकों में, तब क्या होता है कि सड़क और पहिए के बीच का जो घर्षण होता है वह बहुत ही कम हो जाता है। घर्षण कम होने के कारण हमें पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाता है और पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल जब नहीं मिलता है तो गाड़ी मुड़ने की बजाय फिसलने लगती है। दूसरा, अगर हम एक और एग्जाम्पल समझें कि जब हम किसी डोरी में बांधकर किसी गेंद को इस वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तब क्या होता है कि इस डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाता है और ये जो तनाव होता है यही इस गेंद के लिए एक अभिकेंद्रीय बल का कार्य करने लगता है। अब अगर हम क्या करें कि यदि किसी भी तरीके से ये डोरी कट जाए या टूट जाए तब क्या होता है कि तनाव खत्म होने के कारण इसमें अभिकेंद्रीय बल भी खत्म हो जाता है और ये वृत्तीय पथ पर गति ना करके फिर ये वस्तु सीधी सरल रेखा में चली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसके एक दो हम उदाहरण समझते हैं अपने दैनिक जीवन में। पहला उदाहरण है साइकिल सवार। कौन सा? साइकिल सवार। तो जब कोई, आपने देखा होगा, साइकिल सवार किसी मोड़ से गुजरता है या फिर मोटरसाइकिल सवार, तब क्या होता है वो फ्रेंड्स, वह भीतर की ओर थोड़ा झुक जाता है। वह क्यों झुक जाता है? इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण वह क्या होता है, अंदर की ओर झुक जाता है। ऐसे ऐसे समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं, उतनी कम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसे ही समझिए कि साइकिल जो हम झुका लेते हैं थोड़ी मोड़ पर, तो इस क्यों झुका लेते हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम समझें कि जो आजकल रोड बनाई जा रही है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बनती हैं रोडें कि बाहरी जो किनारा होता है मोड़ का, जो बड़ी बड़ी रोडें बनती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी वाहन निकलते हैं, तो बाहरी किनारा ऊंचा और भीतरी किनारा नीचा बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जो बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ी गाड़ी, तो उसके पहियों पर आवश्यक घर्षण बल मुड़ने के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्या होता है कि उसके पहियों को आवश्यक घर्षण बल नहीं मिल पाता, या हम ये कहें कि पर्याप्त ये जो पहिए होते हैं और सड़क के बीच में जो घर्षण होता है उससे पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या कर दिया जाता है कि रेल की पटरियां या फिर जो हाईवेज बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे रोड, उनको बाहरी किनारे पर ऊंचा बना दिया जाता है और इससे कि गाड़ी अब स्वतः ही थोड़ी झुक जाती है और इसे पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है और गाड़ी बहुत ही आसानी से मोड़ पर पार हो जाती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रोड जो बनती हैं उनका बाहरी किनारा ऊंचा क्यों कर दिया जाता है? तो वह इसलिए कर दिया जाता है कि वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त, मोड़ पर निकलने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल मिल सके। इसके अलावा एक और फोर्स होता है जिसका नाम होता है अपकेंद्र बल। क्या होता है? अपकेंद्र
बल। तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। ऐसे याद रखिए कि अभिकेंद्रीय बल होता है वृत्तीय पथ पर भीतर की ओर कार्य करता है, और अपकेंद्र बल बाहर की ओर कार्य करता है, वृत्तीय पथ से बाहर की ओर। दूसरा ऐसे समझिए कि अपकेंद्र बल का अनुभव हम कब करते हैं? जब हम किसी गाड़ी पर बैठे होते हैं तो एक गाड़ी जब अचानक मुड़ती है, क्या है, जब अचानक अगर इस साइड मुड़ रही है ऐसे, तब क्या होगा कि हम अगर यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर अगर खिड़की लगी, अगर वह खुली हो, तो हम एकदम से बाहर निकल कर गिर जाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि अगर गाड़ी इस तरीके से मुड़ी अचानक और हम यहाँ पर खिड़की से टेक लिए बैठे हैं और खिड़की खुली हो, तो क्या होगा, हम अचानक ही बाहर की ओर गिर जाएंगे। तब हमें ऐसा आभास होगा कि बाहर की ओर एक कोई बल लगा है। इसी आभासी बल को अपकेंद्र बल कहा जाता है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि दूध से क्रीम निकालना किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पर। एक बात समझिए फ्रेंड्स कि जो भारी कण होते हैं, कौन से भारी कण, यहाँ पर हेडिंग बदल लीजिए, अपकेंद्र बल है ये, अपकेंद्र बल। तो जो भारी कण होते हैं वह अधिक अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं। किसका? अधिक अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं। जो हल्के कण होते हैं वह कम अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं। तो जब किसी पात्र में दूध भरा होता है, तो जब हम इससे, जो देहाती क्षेत्र, गांव क्षेत्र में बोला जाता है, जिसे नैनी कहते हैं या फिर मक्खन कहा जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो नैनी कहा जाता है ऐसे, ठीक है। तो दूध से क्रीम निकालने, ऐसे समझिए। तो दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो एक बात समझिए कि जो क्रीम के जो कण होते हैं, क्या होते हैं, क्रीम के कण जो होते हैं वे दूध के कण से हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। इसलिए जब इसमें इस दूध को घुमाया जाता है बहुत तेज़ी से, तब क्या होता है, ये जो हल्के कण होते हैं ये कम अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं। कौन से? क्रीम के हल्के कण कम अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं और दूध के अधिक अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं, क्योंकि दूध के कण भारी होते हैं। इसलिए दूध के कण बाहर इस बर्तन की परिधि की ओर चले जाते हैं तथा ये क्रीम के कण बर्तन के केंद्रीय भाग में बहुत ही सघनता से इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरीके से हम दूध से क्रीम निकालते हैं। किस कॉन्सेप्ट पे? अपकेंद्र बल के कॉन्सेप्ट से, कि क्रीम के कण दूध के कणों से हल्के होते हैं, इसलिए वे केंद्रीय भाग में इकट्ठा हो जाते हैं, और दूध के कण केंद्रीय भाग से इकट्ठा ना होकर परिधि की ओर चले जाते हैं, क्योंकि भारी कण अधिक अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं। इसलिए हम क्या कर पाते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल होता है, उसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। होमवर्क है आपका कि एक क्वेश्चन है कि जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमेंट करके बताइए। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभिकेंद्र बल से एक और बात समझ सकते हैं। अभिकेंद्र बल जैसे कि जैसे परमाणु है ना, अभी जो अपकेंद्र बल तो हो ही गया, अभिकेंद्र बल के एक दो एग्जांपल और देख लीजिए कि जैसे कि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी क्या है कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसलिए इसे भी एक आवश्यक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इसे जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? क्योंकि ये जो नाभिक होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच एक वैद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? वैद्युत आकर्षण बल।
ये जो वैद्युत आकर्षण बल है यही अपकेंद्र बल का कार्य करता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। इसी तरीके से सूर्य और पृथ्वी को हम कह सकते हैं, या पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में भी यही बात लागू होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार रिपीट देख लीजिए एक दो बार, और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।